जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों टीए आर्मी की रैली अब काफ़ी सारे बच्चों की ख़त्म हो चुकी है और जिन बच्चों की बची है वो आर्मी वाले जल्द ही कंप्लीट करा लेंगे। और जैसे ही दोस्तों रैली भर्ती आपकी कंप्लीट होती है उसके बाद आप सभी का बहुत ही जल्द एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, जिससे दोस्तों ये आर्मी की जो भर्ती निकली है इसके सिलेक्शन प्रोसेस को ख़त्म किया जा सके। तो आप सभी के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। और जैसे ही दोस्तों रैली ख़त्म होगी आपका एग्ज़ाम भी कराया जाएगा, यानी अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है तैयारी करने के लिए। तो टीए आर्मी एग्ज़ाम 2025 से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो लेकर आ चुका हूं और इस वीडियो के थ्रू दोस्तों हम टॉप 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो क्वेश्चन पिछले वर्ष एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। हर क्वेश्चन को नोट करके याद भी करते रहिएगा, क्योंकि परीक्षा के लिए अब बहुत कम समय बचा है तो तैयारी आपको अच्छी तरीके से करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि फतेहपुर सीकरी में दोस्तों कहां पर फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और इसका कौन सा आंसर आपका राइट हो जाता है। दोस्तों जिस तरीके से आपने टीए आर्मी की रैली भर्ती के लिए कड़ी मेहनत करी है उसी तरीके से आपको एग्ज़ाम के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आपका आर्मी में सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताते चलना है। वीडियो के लास्ट में आपको स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना बन पा रहा है या आपके कितने क्वेश्चनों को सही कर पा रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें कि फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है डी दोस्तों, अकबर। अकबर जिसने भी बताया था उसका आंसर सही है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा अकबर के बारे में मैं आप सभी को बता देता हूं। सबसे पहले याद रख लीजिएगा कि अकबर मुगल वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? मुगल वंश का शासक था। और अकबर से रिलेटेड एक चीज़ एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, पानीपत का सेकंड युद्ध। आपसे पूछेगा कि पानीपत का सेकंड युद्ध किसने लड़ा था, तो अकबर ने लड़ा था। कब लड़ा था? तो 5 नवंबर, डेट याद रख लीजिएगा, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में दोस्तों इसने इस युद्ध को लड़ा था। किससे लड़ा था? तो यह युद्ध हुआ था दोस्तों अकबर और हैमू के बीच में। किसके बीच में हुआ था? अकबर और हैमू के बीच में हुआ था, जिसमें किसकी जीत हुई थी? इसमें अकबर की जीत हुई थी। अकबर ने किसको हरा दिया था? हैमू को हरा दिया था। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लीजिए। चलिए अगली बात अब अकबर के बारे में बताता हूं कि इसने दोस्तों क्या चलाया था, एक धर्म चलाया था दीने इलाही नाम से। ठीक है, दीने इलाही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दीने इलाही धर्म किसने चलाया था, तो अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसने दोस्तों मनसबदारी प्रथा, नोट कर लीजिएगा, मनसबदारी प्रथा चलाई थी। ठीक है, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? अकबर ने। दूसरी बात, तानसेन आपसे पूछता है कि तानसेन किसके दरबार में था, तो तानसेन इसी का क्या था दोस्तों? दरबारी कवि था। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद नोट करिएगा अगली चीज, दास प्रथा का अंत किसने करवाया था? दास प्रथा का अंत दोस्तों इसी ने करवाया था, ये भी आपको नोट करना है। दूसरी बात नोट करिएगा, जजिया कर आपसे पूछता है कि जजिया कर किसने समाप्त करवाया था, तो जजिया कर भी दोस्तों इसी ने समाप्त करवाया था। ठीक है, जजिया कर समाप्त करवाया था और ख़ास तौर पर जजिया कर दोस्तों ब्राह्मणों पर लगाया गया था। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा कर मुसलमानों के लिए ये था तीर्थ यात्रा कर। ये जो मक्का मदीना जाते हैं ना, उस पे जाने के लिए कर लगता था, जिसको किसने समाप्त करवाया था? अकबर ने समाप्त करवाया था। ठीक है, एक और चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण भी दोस्तों अकबर ने करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसी ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। ये भी अकबर से रिलेटेड आपको नोट कर लेना है।
ठीक है। क्वेश्चन के साथ दोस्तों जितने क्वेश्चन बन सकेंगे सभी कवर कराऊंगा, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और हर चीज़ को नोट करते हुए चलना है, ठीक है। जैसे ही अकबर का नाम आता है ना तो अकबर से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ताकि एग्जाम में कुछ भी पूछे अकबर से रिलेटेड तो आप उसको सही कर पाएँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों 2024 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था। 2024 में ओलंपिक खेल का आयोजन, देखिए सबसे पहले आंसर की बात करूं तो ओलंपिक खेल का आयोजन 2024 में दोस्तों पेरिस में कराया गया था, ठीक है। पेरिस कहां पर है तो पेरिस दोस्तों फ्रांस की राजधानी है। कहां की? फ्रांस की राजधानी है पेरिस, नोट करिएगा, ठीक है। उसके बाद नोट करिएगा कि जब 2024 में ये जो ओलंपिक खेल कराए गए थे तो उसमें ध्वजवाहक कौन थे उद्घाटन समारोह के। तो उद्घाटन समारोह के दो ध्वजवाहक थे, एक का नाम था सुमित अंतिल। क्या नाम था दोस्तों? सुमित अंतिल, ठीक है। सुमित अंतिल के साथ दूसरे का नाम याद रख लीजिएगा भाग्यश्री एंड भाग्यश्री जाधव, भाग्यश्री, ठीक है, जाधव। ये क्या थी? ये ध्वजवाहक थे ये दोनों, तो इनका नाम जरूर से आपको नोट कर लेना है। एक चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है कि भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, ठीक है। नाम नोट कर लीजिएगा उड़न परी यानी पीटी ऊषा। पीटी ऊषा क्या है? भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसका आदर्श वाक्य नोट करिएगा ओलंपिक का जो 2024 में हुआ था, नाम था इसका आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन। क्या दोस्तों? गेम्स वाइड ओपन, ये क्या था? ये आदर्श वाक्य था, ठीक है। और तीसरी चीज आपको इंपोर्टेंट नोट करनी है कि पेरिस ने तीसरी बार दोस्तों, थर्ड बार, तीसरी बार ओलंपिक खेल का आयोजन अपने देश में किया था, मतलब फ्रांस ने, ठीक है। यानी जो ओलंपिक खेल का 3 बार आयोजन पेरिस में किया जा चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस राज्य की साक्षरता दर, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए केरल। केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता है। मैं परसेंटेज की बात करूं तो 96.2%, कितना दोस्तों? 96.2% दोस्तों साक्षरता है केरल में। जिसमें से पुरुष की मैं बात करूं तो मेल कितनी है? मेल दोस्तों 97.4% है। फीमेल की बात करूं तो फीमेल 95.1% है, ठीक है। तो ये पुरुष की साक्षरता दर है और ये फीमेल की साक्षरता दर है कहां पर? केरल में। और पूरे केरल की बात करूं तो 96.2% पूरे केरल की है। अब यहां पर दोस्तों हमने एक चीज पढ़ी कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर, अब आप नोट करिएगा कि सबसे कम साक्षरता दर कहां पर है। तो सबसे कम यदि आपसे एग्जाम में पूछे तो सबसे कम के लिए आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सेलेक्ट करना है बिहार। क्या है दोस्तों? बिहार। बिहार की साक्षरता दर की बात करूं तो 66.8% है, यानी सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार, ठीक है। अब यहां पर हमने राज्य की बात करी तो एक चीज नोट करिएगा आप, केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे अधिक किसकी है केंद्र शासित प्रदेश में? तो अधिक का नोट कर लीजिएगा, अधिक के लिए है दोस्तों आपका लक्षद्वीप। क्या है दोस्तों? लक्षद्वीप, नोट करिएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कितनी परसेंटेज है? 91.6% है। और सबसे कम की बात करूं तो सबसे कम है दोस्तों दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली दोस्तों सबसे कम है और इसकी कितनी परसेंटेज है? 77.24% नोट करिएगा, ठीक है। तो ये है, ज़्यादातर परसेंटेज आपको एग्जाम में कम देखने को मिलेगी, लेकिन नाम जरूर से
याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको राज्य बताया, केंद्र शासित प्रदेश बताया, जिला बता देता हूँ, जिला भी नोट करिएगा। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला, तो जिला का नाम नोट करिएगा। सबसे अधिक के रूप में एक जिला है शेरछिप जिला। क्या दोस्तों? एक जिला है जिसका नाम है शेरछिप जिला। और शेरछिप जिला कहाँ पर है? तो ये मिजोरम में है। कहाँ पर है? मिजोरम में है, और सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, उसके बाद सबसे कम वाले की बात बता दूं तो सबसे कम में नोट करिएगा दोस्तों, सबसे कम में नोट करिएगा अलीराजपुर। क्या दोस्तों? अलीराजपुर, ये सबसे कम साक्षरता वाला है। और ये है कहाँ पर आपका? तो एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में है। तो नोट जरूर से कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको आर्मी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा सही हो जाता है? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य। आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? देखिए, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल जगत के क्षेत्र में दोस्तों यह पुरस्कार दिया जाता है। यानी जो सर्वश्रेष्ठ अच्छा खेल खेलता है, यानी आप यदि अच्छा खेल खेलेंगे तो आपको यह पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, 2024 में एक क्रिकेटर को दिया गया। वैसे तो 2024 में करीबन 10 से 12 व्यक्तियों को दिया गया है, लेकिन एक क्रिकेटर का नाम जरूर से आपको याद रख लेना है, 2024 में मिला है। क्रिकेटर का नाम है दोस्तों मोहम्मद शमी। क्या नाम है? मोहम्मद शमी। इन्हें दोस्तों 2024 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये जरूर से नाम याद रख लेना, क्रिकेटर का नाम। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। शुरुआत की बात करूं तो इसकी शुरुआत दोस्तों 1961 ईस्वी में करी गई थी अर्जुन पुरस्कार की। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? नमक की नदी किस नदी को कहा जाता है? देखिए, नमक की नदी सुनकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। देखिए, नमक की नदी इसे क्यों कहा जाता है? सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो नदी है ना, ये अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। अरावली पर्वत श्रृंखला से दोस्तों यह निकलती है। और ये दोस्तों राजस्थान के कच्छ के रण में, राजस्थान का कच्छ का रण है, वहाँ पर जाकर ये नदी समाप्त हो जाती है। कच्छ का मैदान कहते हैं। रण किसको बोला जाता है? रण बोला जाता है जो खाली बंजर जमीन हो। ठीक है, राजस्थान में जो खाली बंजर जमीन होती है, जहाँ पर कटीली झाड़ियाँ उगी रहती हैं, उसी को दोस्तों रण बोला जाता है। तो वहीं पर जाकर यह नदी खत्म हो जाती है। तो जब यह नदी अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है तो इसका जल मीठा होता है, लेकिन जब यह नदी दोस्तों आपके कच्छ के रण में जाती है तो इसके जो जल होता है उसमें खारापन आ जाता है, यानी नमकपन आ जाता है। तो इसीलिए दोस्तों इस नदी को नमक की नदी भी कहा जाता है। नदी का नाम है दोस्तों लूनी। लूनी नदी को नमक की नदी भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, ऐसी कौन सी नदी है जिसका जल शुरुआत में तो मीठा होता है, बाद में जाके खारा हो जाता है? तो वो यही नदी है दोस्तों, लूनी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी का नाम आया है, तो गोदावरी नदी से रिलेटेड नोट करिएगा दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी इसी को कहा जाता है, गोदावरी नदी को। बूढ़ी गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को ही जाना जाता है। ठीक है, और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर आती है दक्षिण भारत में कृष्णा नदी। ये सेकंड नंबर पर आती है सबसे लंबी नदी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? देखिए, महावीर स्वामी, जब महावीर स्वामी का नाम आए तो सबसे पहले आपको जैन धर्म याद आना चाहिए। ठीक है, अब जैन धर्म में महावीर स्वामी के बारे में बहुत सारी चीजें एग्जाम में पूछती हैं।
सबसे पहले इनका दोस्तों जन्म आपको याद रख लेना है कि इनका जन्म कब हुआ था महावीर स्वामी का। तो जन्म नोट करिएगा 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो वैशाली कुंडग्राम, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। कब? 540 ईसा पूर्व में वैशाली कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब जन्म की बात हमने करी तो मृत्यु की चीज़ भी आप नोट करिएगा कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 468 ईसा पूर्व। 468 ईसा पूर्व कहाँ पर? पावापुरी। कहाँ पर दोस्तों? पावापुरी में। कई बार पावापुरी ना देकर आपको क्या दे देगा? राजगीर दे देगा। तो राजगीर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरूर से आपको याद रख लेना है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूं महावीर स्वामी की, तो ये जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, जैन धर्म के। इन्हें जैन धर्म का क्या बोला जाता है? जैन धर्म का प्रवर्तक भी कहा जाता है। आपसे पूछ ले कि जैन धर्म का प्रवर्तक कौन है, तो महावीर स्वामी का नाम आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब मैंने 24वें की बात करी तो आप से पहला भी पूछा जा सकता है, तो याद रख लीजिएगा जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और संस्थापक। पहले तीर्थंकर और संस्थापक आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे। तो इनका नाम नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ऋषभदेव। क्या दोस्तों? ऋषभदेव थे। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर आए अजीतनाथ। अब मैं सेकंड वाले का क्यों नाम याद दिला रहा हूं? क्योंकि एग्जाम में कई बार सेकंड वाले का भी पूछा गया, यानी अजीतनाथ का नाम पूछा गया है, तो ये याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद 23वें नंबर के पूछे जाते हैं। 23वें नंबर पे थे दोस्तों पार्श्वनाथ। ठीक है, ये सब जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। और सबसे अंत में मैंने किसका नाम बताया? महावीर स्वामी का नाम आपको बताया है। ठीक है, जैन धर्म के बारे में करा रहा हूं, सारी चीजें नोट एक एक करके करते चलिएगा। ठीक है, अब दूसरी मैं बात करूं, आपसे पूछे कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे। अनुयायी का मतलब आप कह सकते हैं शिष्य। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो इनके शिष्य का नाम नोट करिएगा। नाम था दोस्तों जामिल। जामिल इनके प्रथम शिष्य थे। और ये कौन थे? तो ये महावीर स्वामी के दामाद थे। महावीर स्वामी की एक बेटी थी जिसका नाम था अन्नोजा प्रियदर्शनी। वो इसके वो पति थे। ठीक है, ये याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज नोट करिएगा कि जैन धर्म कितने भागों में विभाजित हुआ। तो जैन धर्म दोस्तों 2 भाग में विभाजित हुआ। कौन कौन से 2 भाग विभाजित हुआ? तुरंत आपको नाम याद आ जाना चाहिए। पहला था श्वेतांबर। श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। और दूसरा नाम था दोस्तों दिगंबर। दिगंबर कौन थे? नग्न रहने वाले थे। तो ये 2 भागों में जैन धर्म टूटा था, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, दूसरी चीज मैं बात करूं कि जैन धर्म में कितने रत्न बताए गए हैं। तो जैन धर्म में दोस्तों त्रिरत्न की बात करी गई है। पहला था सम्यक ज्ञान। कौन सा था? पहला था सम्यक ज्ञान। दूसरा था सम्यक दर्शन। दूसरा क्या था? सम्यक दर्शन। और तीसरा था दोस्तों सम्यक आचरण। ठीक है, तीसरा क्या था? सम्यक आचरण। ठीक है, उसके बाद नोट करिएगा जैन धर्म की मैं बात कर रहा हूं। जैन धर्म में आपसे पूछा जाता है कि किस धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। किस धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है? तो याद रख लीजिएगा ये जैन धर्म की ही बात कर रहा है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यानी जो जैन धर्म के लोग होते हैं वो आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं। आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं। उनका कहने का मतलब है यदि किसी की मृत्यु हुई तो वो सीधा पार चला गया, उसकी आत्मा वात्मा नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद नोट करिएगा कि जैन धर्म में 2 संगीति कराई गई थी। कितनी संगीति कराई गई थी? 2 संगीति। पहली का नाम नोट कर लीजिएगा। पहली कहां पर हुई थी दोस्तों? पाटलिपुत्र में हुई थी। और किसने करवाई थी? तो ये करवाई थी दोस्तों स्थूल भद्र ने। किसने करवाई थी? स्थूल भद्र ने करवाई थी। और दूसरी कहां पर हुई थी? तो दूसरी वल्लभी में हुई थी। ठीक है, आपसे पूछ ले वल्लभी है कहां पर? तो इतना
डीपली तो नहीं जाएगा, लेकिन याद रख लेना वल्लभी गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये किसने करवाई थी? तो ये क्षमा श्रवण ने करवाई थी। ठीक है, तो ये संगीति भी आपको याद रख लेनी है, दोनों जैन धर्म से रिलेटेड। जैन धर्म में जितने क्वेश्चन बन सकते थे सभी कवर करा दिए हैं। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं टीए आर्मी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी का, पंचशील पर किन दो देशों का हस्ताक्षर किया गया था? देखिए, मैं बात करूं कि पंचशील है क्या। पंचशील एक समझौता था। ठीक है, पंचशील क्या था? पंचशील एक समझौता था। कब हुआ था दोस्तों? तो यह समझौता हुआ था 29 अप्रैल, नोट कर लीजिएगा डेट, 29 अप्रैल सन 1954 में। ठीक है, 1954 में 1954 में यह समझौता हुआ था। और किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो भारत और चाइना में। भारत और चाइना में यह समझौता हुआ था। दूसरी बात नोट करिएगा कि क्यों हुआ था। तो ये याद रख लीजिएगा कि भारत में जो व्यापार, भारत और चाइना के बीच में जो व्यापार होने थे उसके लिए दोस्तों समझौता किया गया था। शांति बनाए रखने के लिए समझौता किया गया था और दोनों में कोई भी मतभेद ना रहे। ठीक है, तो इन सभी के लिए दोस्तों पंचशील समझौता लाया गया था। कब लाया गया था? 1954 में। लेकिन जब ये समझौता हुआ तो उसके बाद एक युद्ध भी हुआ था। आपको याद होगा कि ये दोनों जो समझौता हुआ था इसको भुलाकर दोनों देशों ने एक युद्ध लड़ा था। भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था, आपको याद होगा 1962 में। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा भारत और चाइना युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में, भारत और चाइना के बीच में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 2022 में शीतकालीन ओलंपिक प्रतियोगिता कहाँ हुए थे? वेरी इंपॉर्टेंट है ओलंपिक। देखिए, ओलंपिक से रिलेटेड मैं क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि अब जो एग्ज़ाम होते हैं ना उसमें करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? देखिए, 2022 में शीतकालीन ओलंपिक प्रतियोगिता कहाँ पर हुए थे? तो नोट करिएगा दोस्तों, बीजिंग में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? बीजिंग में। और बीजिंग आपका पड़ता कहाँ पर है? तो बीजिंग आपका चाइना में पड़ता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, प्रतिवर्ष विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विज्ञान दिवस, टीए आर्मी एग्जाम का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका दोस्तों 28 फरवरी। 28 फरवरी को प्रतिवर्ष दोस्तों विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जलीकट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है? जलीकट्टू खेल, देखिए जलीकट्टू है क्या चीज़। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि भीड़ भाड़ वाली जगह में एक बैल को छोड़ दिया जाता है। भीड़ भाड़ वाली जगह में एक बैल को छोड़ दिया जाता है और पब्लिक उस बैल से बचती है। ठीक है, उस बैल को अपने वश में करने की कोशिश करी जाती है काफ़ी सारे लोगों के द्वारा। तो वो वही खेल है दोस्तों जो जलीकट्टू के नाम से फेमस है। लेकिन मैं राज्य की बात करूँ कि किस राज्य में ये मनाया जाता है, तो राइट आंसर नोट करिएगा दोस्तों, तमिलनाडु में। कहां पर मनाया जाता है जलीकट्टू? तमिलनाडु में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है? राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है? देखिए, जो राज्य का विधानसभा होता है ना वो राज्यपाल के अधीन होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो राज्य में विधानसभा होती है उसको कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल भंग कर सकता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान तरीके में बताऊंगा, आपको आसानी से याद भी हो जाने वाली है। देखिए, यहाँ पर पूछा है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है। ठीक है, तो एक चीज़ नोट करिएगा, बचपन में MBA आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों, बचपन में MBA। ठीक है, अब इसमें देखिए बै से क्या हो जाता है? बांग्लादेश।
च से हो जाता है चाइना, पे से हो जाता है पाकिस्तान, न से हो जाता है नेपाल, एम से हो जाता है म्यांमार, बी से होता है भूटान और ए से होता है अफगानिस्तान। यानी सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। यानी ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन आपका दोस्तों ए राइट हो जाता है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है। और सबसे कम किसके साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। बांग्लादेश के बाद कौन सा देश है जिसे भारत की सीमा लगती है? तो चाइना, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रख लेनी है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से आजाद भारत का सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन था? आजाद भारत के शिक्षा मंत्री हमसे पूछा है, कौन सा आंसर आपका राइट हो जाता है? देखिए, आज़ाद भारत के शिक्षा मंत्री की मैं बात करूं तो भारत आज़ाद हुआ था, आपको सभी को पता है, 1947 में। और उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। अब एक चीज़ नोट करिएगा, शिक्षा मंत्री से चीज़ पूछी जाती है, शिक्षा मंत्री तो पूछा ही जाता है, एक पूछा जाता है कि आज़ाद भारत के वित्त मंत्री कौन थे पहले। तो वित्त मंत्री का नाम आपको जरूर से याद रख लेना है दोस्तों। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें पहले पहले करके पूछी जाती है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन जरूर से एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। तो वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों याद रख लीजिएगा। वित्त मंत्री का नाम मैं बता दूं तो आर के षणमुखम चेट्टी। क्या दोस्तों? आर के षणमुखम चेट्टी, ये कौन थे? ये वित्त मंत्री थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है किसके द्वारा होता है? प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करवाता है? देखिए, इसके लिए आपका क्वेश्चन राइट हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। यानी जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो वोट डालते हैं और उसी के तहत प्रधानमंत्री को सेलेक्ट किया जाता है, प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग बने हैं? कैग कौन बने हैं? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? देखिए, यहां पर हमसे पूछा है भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो राइट आंसर इसका नोट करिएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, संजय मूर्ति। वर्तमान में कौन है? संजय मूर्ति हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा कैग के बारे में आपको बता देता हूं, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल इंडिया, ठीक है। इसकी मैं बात करूं तो आपको कैग के बारे में कहां पर देखने को मिलेगा? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो भारत का संविधान है उसके आर्टिकल 148 में दोस्तों इसकी नियुक्ति, इसके कार्यकाल और किस प्रकार से इसकी नियुक्ति की जाती है, सारी चीज़ें आपको आर्टिकल 148 में देखने को मिलेंगी, ठीक है। दूसरी मैं बात करूं कि कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इनकी जो नियुक्ति करी जाती है ना दोस्तों, नियुक्ति नोट करिएगा, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? तो नियुक्ति करी जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कैग की नियुक्ति करी जाती है। और जब ये अपने पद से हटते हैं, यानी जब इनका कार्यकाल खत्म होता है, तो ये इस्तीफा भी किसको देते हैं? इस्तीफा भी दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को ही देते हैं, ठीक है। इनके कार्यकाल की बात करूं तो इनका कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है या फिर आपका 65 वर्ष का। इसमें से देखिए 65 वर्ष क्यों बोला है? जब ये नियुक्ति ले लेते हैं, जिस दिन से इनके मतलब जो पद होता है उसको जोड़ना शुरू किया जाता है, तो उस दिन से या तो इनका 6 वर्ष कंप्लीट हो या तो इनकी उम्र 65 साल कंप्लीट हो जाए। जो भी पहले कंप्लीट होगी वही इनके क्या बोलते हैं, ये अपने पद से हट जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कैग के बारे में जरूर से नोट करके रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अब तक के कौन से वे राष्ट्रपति बने हैं? आप सभी ने देखा होगा दोस्तों, अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, ठीक है। क्या अमेरिका का चुनाव जीते हैं और कौन से वे नंबर के राष्ट्रपति हैं? देखिए, हाल ही में दोस्तों ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का चुनाव जीते हैं और अमेरिका के दोस्तों 47वें नंबर के राष्ट्रपति बन चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको नोट करना है दोस्तों, आशीष खन्ना। कौन बने हैं? आशीष खन्ना बने हैं। ठीक है, जरूर से नोट कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम दोस्तों 6 माह का अंतर होता है। ठीक है, कितना अंतर होना चाहिए? 6 माह का। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? यानी कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? कौन सा आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सॉरी दोस्तों, तो याद रख लीजिएगा, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक से दोस्तों आपकी नदी निकलती है नर्मदा। ऑप्शन है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, देखिए सबसे पहले मैं मानव निर्मित झील से पहले कुछ चीज़ें बता दूं वुलर झील के बारे में। ठीक है, तो वुलर झील कहाँ पर है? वुलर झील आपका जम्मू और कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और दूसरी चीज़ याद रख लीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों वुलर झील। ठीक है, और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी है। उसके बाद आया चिल्का झील का नंबर। चिल्का झील कहाँ पर है दोस्तों? आपको याद होगा उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। और भारत और एशिया की, आप एशिया की ही कह लो, एशिया की सबसे बड़ी लैंगून झील है। सबसे बड़ी लैंगून झील है, एशिया की सबसे बड़ी लैंगून झील नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात नोट करिएगा कि यह जो चिल्का झील है ना, यह भारत का पहला रामसर स्थल है। रामसर स्थल। ठीक है, भारत में वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं? 85 रामसर स्थल हैं। अब ये पहला रामसर स्थल है क्या चीज़? यानी मैं जो बात कर रहा हूँ रामसर स्थल की, ये है क्या चीज़? तो याद रख लीजिएगा, रामसर एक जगह थी। ठीक है, रामसर नाम की एक जगह थी। कहाँ पर थी? ईरान में थी। और यहीं पर एक आयोजन किया गया था, यहीं पर एक आयोजन किया गया जिसके तहत दोस्तों आर्द्र भूमि को सुरक्षित करने की बात करी गई। किसको? आर्द्र भूमि को सुरक्षित करने की बात करी गई। और इसीलिए दोस्तों 2 फरवरी को, हर साल 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जितने भी स्थल को सुरक्षित किया जाता है उसे रामसर स्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जरूर से याद रख लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों हमने चिल्का की बात करी। उदय सागर झील, उदय सागर झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होता है? मानव निर्मित झील आपकी गोविंद सागर झील है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और गोविंद सागर झील की बात करूं कहां पर है, तो ये दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों, भारत द्वारा स्वयं निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम बताइए। जो भारत ने स्वयं निर्माण किया है, नाम क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तेजस। तेजस क्या है कि भारत के द्वारा स्वयं निर्माण किया गया है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है? लोथल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और एक चीज़ मैं बता दूं कि सबसे पहले लोथल है कहाँ पर, तो लोथल पड़ता है दोस्तों आपका गुजरात में। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। और दोस्तों यह क्या था? तो यह एक बंदरगाह था। क्या था दोस्तों? बंदरगाह। ठीक है, ये बंदरगाह, इसे दोस्तों पतन नगर के नाम से भी कहते हैं। बंदरगाह को क्या कहते हैं? पतन नगर भी कहते हैं। तो दोनों में से कोई भी आ जाए, आपसे पूछ ले कि बंदरगाह कौन था या फिर पतन नगर कौन सा था, तो लोथल याद रख लीजिएगा, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये स्थल किस काल का है? तो यह स्थल दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी को क्या करके बताना है? कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। एक बार आप स्कोर कमेंट कर दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो पाए हैं। वीडियो को दोस्तों आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और डेली दोस्तों टीए आर्मी एग्जाम 2025 से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। डेली दोस्तों आपको चैनल पर क्लास देखने को मिलेगी जिसमें हम इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।